गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट का लास्ट पार्ट के बारे में बताने की मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वो एक बहुत इमोशनल चीज़ था मेरे लिए। तो अब मैं डायरेक्ट स्टोरी को आगे करती हूँ। आप पिछला एपिसोड प्लीज़ सुन लीजिएगा। तनिषा उस समय पूरे तरीके से टूट गई थी और वो हिल भी नहीं रही थी। उसको हिलते भी नहीं बन रहा था। वो बस वहां पर थोड़ी देर तक फ्रीज हो जाती है। नैना मॉम तनिषा को उठाने की और उसे हिलाने की बहुत कोशिश करती हैं, बट वो कुछ भी नहीं कहती है। वो सिर्फ अपनी आंखों से ऐसे कुछ पल के लिए फ्रीज तक हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस पूरे घर पे तरफ आती है और वो जो हमारे स्मृति के डैड रहते हैं, वो पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे रहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कुछ जानबूझ के किया गया था और किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश करी है। क्योंकि मैं वहां पर खड़ा होते हुए देख रहा था कि किस तरीके से गाड़ी को जबरदस्ती दो ट्रक ने एक दूसरे से धक्का मार के उसे खाई में गिराया गया है। ये सुनने के बाद जो नैना मॉम रहती हैं, उसकी नजरें जो रहती हैं वो सूरज की तरफ जारी रहती है। और यहाँ पर जो सूरज रहते हैं, जो तनिषा के डैड रहते हैं, उनके उनके ना मतलब ऐसा क्या होता है, घबराहट सी होने लगती है और थोड़ा थोड़ा पसीना उनके ऊपर से ऐसे गिरने लग जाता है। और यहाँ पर पुलिस बोलती है कि अब मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, पर उस बच्ची की लाश तो कुछ मिली भी नहीं है, उसकी बॉडी का भी कुछ नहीं है। जैसी ये बात बोलती है लाश, तभी वहां से तनिषा कहती है स्मृति लाश नहीं है और कोई भी उसे लाश नहीं कहेगा। मेरी स्मृति आएगी, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, वो आएगी, वो मेरे पास आएगी। तभी उसकी नैना मॉम बोलती कि बेटा स्मृति नहीं रही है, स्मृति अब इस दुनिया में नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो, स्मृति अब नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, स्मृति आएगी मम्मा, मम्मा स्मृति आएगी। तनिषा बहुत इमोशनल होके बोल रही थी। तभी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम रो क्यों नहीं रही हो। तो कहती है कि क्यों रोऊंगी मैं जब मेरी स्मृति आएगी। वो मुझसे वादा करके गई है, उसने कहा था कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगी, वो आएगी। वो उठती है तनिषा और तनिषा अपने उसे जो बाबा रहते हैं उसको हिला के बोलती है मैंने मैंने आपके ऊपर जिम्मेदारी पे भेजा था उसे, आप उसको जाके वहीं ढूंढो, वो यहाँ कहीं बैठी वगैरह होगी, वो 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 आएगी, पक्का आएगी। तभी वो कहते नहीं बेटा वो नहीं रही, वो मुझे भी छोड़ के चली गई और तुम्हें भी छोड़ के चली गई, बट वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वहां पे तनिषा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं जा सकती है। यहाँ पे तनिषा बहुत ज्यादा एकदम से मतलब ऐसे बोलते ना कि वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रही थी। वो चीजें हो रही थी उसके साथ कि वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो वहां से उठते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे दोनों रूम को बिठा के शांति से बेड पे बोलती है नहीं, स्मृति को आना होगा, स्मृति मुझसे बहुत प्यार करती है, स्मृति आएगी, स्मृति आएगी। और वो इसी बहाने पे रहती है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर ऐसा होता है कि पूरे पुलिस लोग चली जाती है। फिर यहाँ पर जो उसकी उसके जितने भी जो रामदेव जो बाबा रहते हैं ना, मतलब जो स्मृति के बाबा रहते हैं, उसके कंधों पे सब लोग हाथ रख के बोलते हैं कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार की जो विधियां होती हैं वो तो कर लो। और वही वो लोग करते हैं। वो एक फोटो लेकर आते हैं, जो फोटो उस जमाने में मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एक या दो फोटो गलती से रहती थी, तो वही वो फोटो वहां पर लगाते हैं और वहां पर उसकी फोटो पे माला चढ़ाते हैं और अगरबत्ती लगाते हुए वहां पर सब शोक सभा बना रहे रहते हैं। पर यहाँ पर कोई सब शोक सभा जब चल रही थी, तब यहाँ पर कोई एक इंसान था जो काफी ज्यादा चिंता में था। उसके पास दो लोग एकदम से भागते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि आपसे कोई कोई मिलना चाहता है, आपके पास आया है। तभी वो एकदम से उसी तरफ देखते हैं। सूरज सबके सामने कहता है मैंने कहा ना कि कोई नहीं आएगा मुझसे मिलने के लिए और मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तभी वो कहते हैं कि बट वो बाहर आपके गेट के बाहर खड़े हुए हैं। तभी वो कहते हैं कि अभी भगाओ यहाँ पर, और यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी शोक सभा चल रही थी कि यहाँ पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। थोड़े टाइम के बाद इसी तरीके से जो तनिषा है उसे भी वाइट कपड़े पहनाकर लाया जाता है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं रहती। सब लोग ये बोलते हैं कि तुम रो बेटा रो, पर उसकी आंखों में से आंसू नहीं निकल रहे रहते हैं।
वो सिर्फ ये बोलती है कि आएगी स्मृति, कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे छोड़कर जाए, और स्मृति हो ही नहीं सकता वो मुझे छोड़ के चली जाए। बट इस तरीके से होता है। थोड़े टाइम के बाद सब लोग यहाँ से, मतलब शोक सभा का पूरा दिन इसी में चला जाता है। और जब रात की बारी आती है तो तनिषा वहाँ पर सो रही रहती है। जब तनिषा वहाँ पर सो रही रहती है तो उससे कुछ आहट होती है, कुछ ऐसी आहट होती है, और उस आहट में उसको उसको उसकी नींद एकदम से खुलती है। तो वहाँ सामने से वो स्मृति को पाती है। तो तनिषा एकदम से बोलती है, स्मृति तुम आ गई, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, स्मृति तुम आ गई। तभी स्मृति की तरफ देख के तनिषा बोलती है कि देखो ना, तुम जिंदा हो, सबको जाकर बोलो ना कि तुम जिंदा हो, तुम अच्छी खासी हो। तो लोग ना तुम्हें 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 मरा हुआ कह रहे हैं। मुझे पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मुझे मुझे छोड़ ही नहीं सकती हो, तुम आओगी। तभी स्मृति एकदम से तनिषा का पास आते हुए कहती है, मैं इस दुनिया में अब नहीं रही हूँ। तो तनिषा बोलती, कैसी बकवास कर रही हो तुम मेरे साथ, तुम मेरे सामने बैठी हो और तुम मुझे दिख रही हो, और तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम जिंदा ही नहीं हो, और तुम नहीं रही। ये कैसा मजाक कर रही हो। देखो देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। तभी वहाँ पर स्मृति होती है, बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तनिषा, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दिख पा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, और तुम्हारे मन में कोई भी मेरे लिए कोई भी छलाव नहीं है, कोई भी बुरी भावना नहीं है, और तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा प्योर है। तुमने बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे से प्यार दिया, सब चीज़ दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकती हूँ, और किसी को नहीं दिख पाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज़ बताने आई हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मेरा अंतिम संस्कार पूरे तरीके से हो गया, और अगर जो कार में वहाँ पर कुछ जो अस्थियाँ हैं, अगर वो अस्थियाँ मेरी अगर गंगा जी में या कहीं पे भी नदी में डाल दी गई, तो उसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी भी नहीं दिख पाऊंगी। तो मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई हूँ कि कल जो अस्थियों को तुम मेरी जाने वाली है, उसे डालने से पहले रोक दो, क्योंकि मैं कुछ एक ज़रूरी काम से आई हूँ। मुझे मुझे जानना है कि मुझे किसने मारा, किसने मेरी जान ली है। मेरे लिए इतना कर दो तनिषा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, बट प्लीज़ मेरे लिए कर दो। मुझे जानना है कि किसने मुझे मारा है, और क्यों मारा है, और किस वजह से मारा है। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो तनिषा रहती है वो कहती है कि स्मृति, तुम सच्ची में नहीं रही? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं रही हूँ, बट मैं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन लेकिन अगर कल अगर प्लीज समझो मेरी बात को, कल अगर वो अस्थियाँ चली गई तो मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगी कि मुझे मारने वाला कौन सा इंसान था। मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए। प्लीज उस हस्तियों को तुम कहीं पर भी तुम अपने पास रख लो, और जब सही वक्त आए तो उसे गंगा में बहा देना, या कोई भी नदियों में बहा देना। पर तुम प्लीज एक चीज कर दो मेरे लिए। ये बात कह के जो तनिषा रहती है वो ये सारी बातें स्मृति की सुनती है। तनिषा तुरंत उठती है, और उठकर तो सबसे पहले वो यकीन ही नहीं कर पा रही रहती है। पर वो एकदम से स्मृति के पास आती है, नहीं, तुम मेरे साथ ये बहुत घटिया मजाक कर रही हो। तुम मेरी स्मृति हो और तुम जिंदा हो। ये भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है। तुम मरी नहीं हो, तुम मुझे दिख रही हो। तो वो कहती है, नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो आओ मेरे साथ। वो सब बोलती है, ठीक है, चलो। और फिर ऐसे करके वो जाते हैं, और जाकर वो आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसमें आईने के सामने अक्ष अक्ष जो होता है वो तनिषा का तो दिख रहा रहता है, पर स्मृति का कोई अक्ष नहीं रहता। तनिषा ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो फिर से टर्न होती है तो वहाँ स्मृति खड़ी रहती है, और वो उसे आईने के सामने खड़े होकर बताती है कि मैं नहीं हूँ। स्मृति इस बात पे यकीन दिलाना चाहती थी कि अब वो उस दुनिया में नहीं रही है,
पर वो कुछ समय की मोहलत भी मांगना चाहती थी, कि वो मोहलत मांगना ये चाह रही थी कि प्लीज़ उसको किसने मारा है उसे ये बात जाननी है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी तनिष्का रहती है वो वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो, प्लीज़। तनिष्का और स्मृति के बीच में कुछ देर तक इसी तरीके से बातें होती हैं, जिसमें वो उसे बहुत अलग-अलग तरीके से यकीन दिलाती है। जैसे कि वो उसको बताती है कि मैं कुछ भी चीज़ छू नहीं सकती हूँ, मैं उठा नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं है, बस तुम मुझे देख पा रही हो तो देख लो। ये इस तरीके से बोलने के बाद यहाँ पर तनिष्का को थोड़ी देर के बाद यकीन होता है स्मृति पे, और वो जाती है तो वो आउट हाउस पे छुपके छुपाए, रात के 12 साढ़े 12 1 बज जा रहता है, वो छुपके छुपाए जाती है, जहाँ पर जो कार से कुछ जो थोड़ा बहुत चीज़ें मिली थी, जली पड़ी हुई थी, जो अस्थियाँ कहते हैं, वो अस्थियाँ एक लोटे के अंदर रहती है। वो उस लोटे में से जितनी भी अस्थियाँ रहती है उसे वो एक पन्नी के अंदर भर देती है, और थोड़ी बहुत जो मिट्टी वगैरह होती है वो उस लोटे पे भर कर उसे धागा वहाँ से बांध कर वहीं पे चुपचाप रख देती है, और उस अस्थियों को लाकर वो अपने पास पटक देती है। मतलब वो अपने पास एक एक छोटी सी मतलब एक डस्टबिन के वहाँ साइड में रख देती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी तनिषा रहती है वो स्मृति से कहती है, तुम पता लगा लगा लोगी कि तुम्हें किसने मारा है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता लगाना है किसने मुझे मारा है। मैंने उन ड्राइवरों का चेहरा बहुत अच्छे से देखा है, और मैं जानती हूँ कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो तभी तनिषा की ये बात सुन के स्मृति की ये बात सुन के तनिषा कहती है कि मैं भी चलूँ। तो कहती है कि मैंने अपने आप को खो दिया, बट मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उसे नहीं खोना चाहती हूँ। और तनिषा, ये लड़ाई अब मेरी है, मुझे किसने मारा है, किसने मेरे साथ ये जानबूझ की है, ये चीज़ जानने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी आत्मा अगर उस दिन अस्थियों में बहा तो जाएगी, पर ज़िंदगी भर मुझे ये चीज़ कभी पता नहीं चलेगी कि कौन है। इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। तुम चाहो तो ये अस्थियों को पानी में जब चाहो बहा सकती हो, बट अभी तुम मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। और ये कह के वहाँ से स्मृति गायब हो जाती है। स्मृति यहाँ से जब जाती है तो कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, और अगर ऊपर वाला, अगर तुम्हारी नेकी नियति सब अच्छी हो तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद पूरी तरीके से करता है। स्मृति भी जब यहाँ से गई तो वो थोड़ा आगे जाते जाते गई, तब उसे ना उसको उसको यहाँ से जब घर से जाते हुए से आजू बाजू ऐसे ही कुछ लोग हैं जो उसके साथ चलने लग गए, और वो जब टर्न होके देख रही है कि उसके साथ भी लोग चल रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ लोग मेरे साथ क्यों चल रहे हैं। तभी वो वहाँ पे खड़ी होती है और वो एकदम से टर्न होती है और कहती है, कौन हो तुम लोग और मेरे साथ क्यों चल रहे हो। तभी वहाँ से एक एक बड़ी सी रोशनी आती है, और उसमें सफ़ेद सफ़ेद एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आदमी आता है, और आदमी आके कहता है, मैंने तुम स्मृति हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं स्मृति हूँ। तो कहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा स्वागत है हमारी संगठन में। तभी वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, कौन सी संगठन और क्या। तो कहते हैं, ये अकाल मृत्यु वाली संगठन है। ये ऐसी संगठन है जहाँ पर अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है वो सारी आत्माएं हमसे आके जुड़ती है, लेकिन इसमें कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं और कुछ आत्माएं बुरी होती हैं। ऐसी कुछ आत्माएं जो अच्छी होती है तो वो हमारे साथ जुड़ती है, और कुछ बुरी आत्माओं के पास वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तभी वहाँ से स्मृति एकदम से उनकी तरफ देख के बोलती है, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। तभी वो कहते हैं कि जिंदगी में जो पुण्य और पाप का घड़ा होता है, उस घड़े जिस तरीके से भरते हैं उस हिसाब से जो आत्माएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास जाकर चली जाती। जैसे कि अगर ज़िंदगी में तुमने बहुत ज़्यादा छल कपट करे हो, और अगर तुमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाप करे हो, किसी का साथ बुरा किया हो, किसी को दर्द दिया हो, या किसी के साथ कुछ भी किया हो, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली वो उन सब का जो राजा होता है, बुरी आत्माओं का राजा, वो संगठन वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे और वो तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाएंगे।
करेंगे और वो तुम्हें प्रदान करेंगे और वो बुरी शक्तियाँ। इसलिए मैं कहती हूँ आत्माएं दो तरीके की होती हैं, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। और उसी तरीके से अगर तुमने अच्छे काम करे हैं और जीवन में तुमने अच्छा किया है, तो तुम्हें उन संगठनों के साथ रहना पड़ेगा कि जो अच्छे काम करते हैं। और तुम्हारा जो पुण्य का घड़ा है वो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, जिसमें पाप का घड़ा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए तुम हमारे साथ चलोगी। तो तभी वहाँ पे स्मृति होती है, वो एकदम से बोलती है रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। तो वो कहती है पर क्यों? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आई हूँ कि मेरी मृत्यु क्यों करी गई। मैंने वो चीज़ देखी थी वहाँ पर कि वहाँ पर मुझे जानबूझ के मारा गया। उस गाड़ी ने मुझे जानबूझ के ठोका गया। वो एक्सीडेंट तो नहीं था और वो गलती से तो मारा नहीं गया था, वो तो जानबूझ के किया गया था। और मुझे यही चीज़ सबसे पहले जाननी है और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पर अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो फिर मैं कैसे जान पाऊँगी? तभी वहाँ से वो जो आत्मा रहती, जो वहाँ पर वाइट ड्रेस पहने हुए वो जो सबसे शक्तिशाली रहता है, वो उसे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो तुम उस इंसान को पता तो कर लोगी, लेकिन उनसे अपना बदला कैसे ले पाओगी? तो कहते हैं कहते हैं आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है इंसानों के सामने, उसको भी ताकत चाहिए रहती है और ताकत उन्हें तभी मिलती है जब वो हमारी तरह एक संगठनों में मिलती हैं। तो तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें वो शक्तियाँ देंगे जिसकी वजह से तुम अपनी हर एक चीज़ हर एक चीज़ कर सको। इस तरीके से आज तुम हो, पर तुम क्या इस पेड़ को छू सकती हो? छू के दिखाओ। तो वो जाती है और वो जाकर ना स्मृति जो होती है उस पेड़ को टच करती है, तो उस पेड़ को वो टच भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी जो हाथ है वो आर पार होने लग जाते हैं। और तभी वहाँ से जो वो आदमी जो रहता जो वाइट ड्रेस में वो जो बंदा रहता है, वो जाकर उस पेड़ को छूता है तो वो बकायदा उस पेड़ पे जो डाली रहती है उसे भी तोड़ने की हिम्मत रखता है। तो ये देख के स्मृति एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुम भी तो आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूँ, तो फिर मैं ये टच क्यों नहीं कर पा रही हूँ और तुम ये टच कैसे कर पा रहे हो? तो कहते हैं कि इसको भी चलने के लिए तुम्हें हमारा संगठन करना पड़ेगा और तुम्हें हमें हमारे साथ चलना पड़ेगा, तभी तुम ये चीज़ें पता कर पाओगी। भले तुम अपनी शक्ति से ऐसे घूमते फिरते वो सब चीज़ें पता तो कर सकती हो, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम ना छू पाओगी ना कुछ कर पाओगी, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमारे साथ चलो। स्मृति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और स्मृति टर्न होती है और उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वहाँ क्या होता है इसके बारे में ना मुझे पता है ना रूहानिका को पता है। और यहाँ से जाने के बाद उस रात को स्मृति जो रहती है उन सब आत्माओं के साथ बैठती है और उनके साथ वो पूरी रात वहीं पर गुजारती है और कुछ वक्त वहीं पर गुजारने लगती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जो तनिषा रहती है वो वहाँ पर आजू बाजू ऐसे टर्न होके ये देख रही रहती है कि उसे स्मृति की कोई भी छवि दिख जाए या स्मृति उसे दिखे, बट ऐसा होता नहीं है। स्मृति वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही रहती है और यहाँ पे पूरी पूजा पाठ के साथ विधि विधान के साथ जो उसके बाबा रहते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो जो अस्थियां रहती हैं उसे ले जाके उसकी वहाँ जो नदी रहती है उस नदी में जाकर बहाने चले जाते हैं। पर वहाँ पर वो नदी पे भी बहाकर करते क्या, वो तो अस्थियां थी ही नहीं। अस्थियां तो एक्चुअली में तनिषा के पास रहती हैं। इसी तरीके से वो दिन भी बीत जाता है और उस दिन के रात का जब समय होता है तब तनिषा अपनी आंखें खोलते हुए इंतज़ार कर रही रहती है कि स्मृति उससे आएगी, उससे मिलने के लिए आएगी, उससे बात करेगी, उसको बताएगी कि उसकी उसकी मृत्यु किसने करी है, उसको मारा किसने है। बट ऐसा होता ही नहीं है। तनिषा के सामने स्मृति आती नहीं है और इसी तरीके से 2 से 3 दिन 4 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। अब तनिषा की भी हालत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो तनिषा रहती है वो डाइनिंग टेबल पे बैठी रहती है और वो खाना खा रही रहती है। तभी उसके बाबा कहते हैं कि तनिषा, तो तनिषा बोलती है कि हाँ बाबा। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का भी माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें दिल्ली वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई वगैरह पे फोकस करना चाहिए और थोड़ा वहाँ रहोगी तो कुछ अच्छा लगेगा। यहाँ पर तो तुम्हारा
मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और यहाँ पर रह के तुम्हें स्मृति की हमेशा से याद आती रहेगी। मैं तुम्हारे और स्मृति के प्यार को कभी समझ नहीं पाया। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। मैं उस लड़की को बता नहीं पाया कि मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। बस मुझे ये तुम्हारा रिलेशन समझ में नहीं आता है। और उस लड़की के साथ मैंने जो हरकत करी थी स्मृति के साथ, उस बात पे तो मैं कम से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा तक हूँ। और मैं चाहता था कि मैं उससे माफ़ी मांग दूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मुझे इस बात का बहुत दर्द होता है। तनीषा जब अपने बाबा से ये सारी बातें सुनती है तो उसे ऐसा सच्ची में लगता है कि उसके बाबा को कुछ हुआ है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ से जो हमारी तनीषा रहती है वो चुपचाप चली जाती है रूम पर, और रूम पर जोर से चिल्लाकर क्या बोलती है कि कहाँ हो स्मृति, कहाँ हो तुम, मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? तुमने बोला जैसे करने को मैं करूँगी, लेकिन तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ कितना तड़प रही हूँ, मर रही हूँ, और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये बोलकर वो बहुत रोने लगती है। कभी उसे थोड़ी सी ठंडी सी हवाएं चलने की आभास होता है और खिड़की खुली रहती है। तभी वहां पर जो तनिषा रहती है वो खिड़की को बंद करने के लिए जाती है। तभी वहां पर स्मृति जो रहती है वो खिड़की को बंद होने नहीं देती है, वहां पर हाथ रख देती है और स्मृति वहां से खिड़की से अंदर आती है। तभी तनिषा कहती है, इतना टाइम लगा दिया तुमने आने के लिए, इतने दिन से कहाँ गायब थी? तभी स्मृति तनिषा का सामने बैठते हुए कहती है कि कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती है। तनिषा, मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आई हूँ कि मेरे को कुछ कुछ चीज़ों के लिए जाना पड़ा था, और मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ। अब एक आत्मा के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और वही मैं पूरा करने के लिए गई थी। तो कहती है, तभी तनिषा के सामने एकदम से स्मृति कहती है, तुम मेरी अस्थियों को संभाल के रखना, ताकि कि जब मैं अपने अपने गुण अपने क्या बोलते अ, अपने अपने कातिल को पकड़ पाऊँ, अपने गुनहगार को पकड़ लूँ, उसके बाद वो अस्थियाँ पानी में फैला के मुझे आज़ाद कर देना। प्लीज़ ये काम कर देना। तनिषा कहती है, क्या हम दोनों इस तरीके से हमेशा नहीं रह सकते? तो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें प्रकृति के खिलाफ है। मुझे भी आज़ादी चाहिए। जब मुझे तुम मेरी अस्थियों को पानी में बहा दोगी ना, उसके बाद फिर से मैं जन्म लूंगी और जन्म लेके तुम्हारे साथ आऊँ। हो सकता है कि फिर से जब मैं जन्म लूँ तो मैं तुम्हारी बेटी बन के जन्म लूँ। तो वो कहती है, पागल हो क्या? मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगी ज़िंदगी भर। तो कहती है, ऐसा मत करना। सही इंसान अगर तुम्हें मिले जीवन में तो तुम उसके साथ प्लीज़ बिताना। तनिषा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तभी तनिषा कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, तुमने अपने कातिल के बारे में पता किया? तो कहती है कि नहीं, अभी मुझे समय लग जाएगा। और तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरा सेशन भी स्टार्ट होने वाला है कॉलेज, और अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो कहती है, ठीक है, तो तुम दिल्ली चले जाओ। तो वो कहती है, बट तुम्हारा क्या, तुम भी मेरे साथ दिल्ली चलोगी ना? तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जा सकती हूँ। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं। मेरी मृत्यु यहाँ जहाँ हुई है वहीं पर मेरा जन्म हुआ है, और मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। इसका मतलब कि मैं ये छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूँ, चाह कर भी। तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो तुम मुझे मिलोगी नहीं क्या? तुम मुझे दिखोगी नहीं? तनिषा पूछती है। तभी वो कहती है, शायद नहीं, बट तुम तुम थोड़े टाइम के बाद दिल्ली से यहाँ पर ज़रूर आना, और यहाँ आना तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तश्तियों को तुम पानी में डालो और मुझे इस चीज़ के लिए आज़ाद करो। तो वो कहती है, ठीक है। और ऐसे कह के वहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी ये बात होती है, तो और भी बहुत सारी बातें होती हैं इधर उधर की, और ये लोग पूरी रात भर इस तरीके से बातें करते हैं। तनिषा पूरे तरीके से जाने के लिए रेडी थी नहीं, लेकिन स्मृति उससे बात करके उसे समझाती है और उसे बहुत कुछ के लिए कन्विंस करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से जो हमारी तनिषा रहती है वो दिल्ली चली जाती है सुबह मॉर्निंग में। जो उसकी ट्रेन रहती है दिल्ली के लिए, वो उधर वो पकड़ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है
वो स्मृति जो रहती है वो यहाँ पर अपने गुनहगारों को पता करने के लिए लगी रहती है। वो अपने अब जो उस संगठन से वो जुड़ी थी उससे उसको जो पावर मिली रहती है वो उससे वो चीज़ें पता लगा रही रहती है कि वो दोनों कौन थे। और ऐसी उसके भी कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पर जो सूरज पापा रहता है वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया रहता है। और वो बिजनेस ट्रिप के कुछ 15 से 20 दिन के बाद, जो स्मृति के मरने के 20 दिन के बाद, वो वहाँ पर आता है और अपने स्टडी रूम पे बैठा रहता है। तभी उसको एकदम से ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। और वहाँ पर उसे इतना ही जम के डर लगता है कि उसको उसका कोई गला दबा रहा है और वो एकदम से गिर जाता है। तभी वहां से आवाज आती है, तभी नैना मॉम आती है और बोलती हैं कि क्या हुआ है, क्या हो गया है, किस तरीके से क्या हो गया है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ कौन है, यहाँ कोई है ही नहीं और तुम्हें क्यों मारने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इस तरीके से हालात होने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर फिर से जो उसके सूरज पापा रहते हैं वो एक दिन ना वॉक कर रहे रहते हैं और सामने के सामने ऐसा लगता है उनकी टांगों के बीच में किसी ने अपनी टांग फंसा दी है और उसकी वजह से वो इंसान गिर चुका है और उसके सर पे चोट आ जाती है। तभी उसकी नैना मॉम बोलते हैं कि अब क्या हो गया, तुम कैसे गिर गए। तो कहते मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे टांगों के बीच में टांग रख दी है। और इसी तरीके से उसके साथ और भी इंसिडेंट हो रहे थे। जैसे कि वो जब चल रहा था तो चलते चलते उसके सर पर एक नारियल गिर जाता है जिससे उसके सर पे बढ़ जाती है। और इस तरीके से इस एक हफ्ते के अंदर ऐसे काफी इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से पापा जो रहते हैं उसकी हालत हो जाती है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि जो तुम्हारे सूरज पापा हैं वो शायद से मेंटली हो चुके हैं, उनको साइकेट्रिक्स की ज़रूरत है, उनको कुछ हो गया है। वो खुद अपने ध्यान से चलते नहीं है और कहते हैं कि कोई उनको मारने लगा है, कोई मारने वाला है और वो थोड़े से पागल से हो गए हैं। ये सारी बातें सुनने को मिलती है। यहाँ पर जो तार वो टेलीग्राम उस समय जो हुआ करता था वो टेलीग्राम भेजा जाता है हमारी टेलीग्राम नहीं, उस समय तो टेलीफोन भी आ चुके थे। तो टेलीफोन किया जाता है स्मृति के हॉस्टल पे, सॉरी तनिषा के हॉस्टल पे। और तनिषा को फ़ोन करके बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तभी तनिषा यहाँ से 20 दिन के बाद, स्मृति के 20 दिन के जाने के बाद वो वहाँ पर आती है। तो वो अपने बाबा के साथ बैठी रहती है। तभी वो उसे कहती है कि क्या हो गया है आपको, ये क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है, मतलब पापा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो। तभी उसके जो पापा रहते हैं उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं तनिषा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे बहुत ज़्यादा मार रहा है, किसी ने मुझे इतना मारा है, यहाँ मारने की कोशिश करी है, वहाँ मारने की कोशिश कर रही है, मेरी ना कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ तनिषा मेरी समझने की कोशिश करो, को, कोई कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी तनिषा कहती है पर पापा मम्मी तो बता रही थी ना पापा कि वहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है जहाँ के बारे में आप बात करते हो। तो कहते वो दिखता नहीं है किसी को, लेकिन कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो उसके बाबा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं और समझ में नहीं आ रहता है। स्मृति भी ये तनिषा को भी समझ में नहीं आता और वो चुपचाप अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। तभी नैना मॉम खटखटाते हुए आती है और कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ मम्मा मुझे आपसे बात करनी थी, क्या हो गया है बाबा को और वो इस तरीके से ऐसी बहकी हुई बातें क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वही तो मैं तुमसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिनों से जब स्मृति की डेथ हुई थी उसके बाद से ना वो कुछ घबराहट से घबराने लग गए थे और उनकी ना घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। उनके चेहरे पे पसीने भी आने लग गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है और किस वजह से है। और जब से वो बिजनेस ट्रिप के लिए इधर उधर गए, लेकिन जब से अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं इस एक हफ्ते में अजीब अजीब से बोलने लगते हैं, नींद से जाग जाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई गला दबा रहा है। उनके बाजू में भी मैं सोई रहती हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं दिखता है। क्या स्मृति की डेथ की सदमा उनको इतना ज़्यादा लगा है और क्या वो अपनी उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ है। तभी तनिषा कहती नहीं मम्मा, स्मृति के जाने के बाद से उनको इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ तो और बात है।
शायद बिजनेस में कुछ लॉस वगैरह हुआ है क्या, उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा टेंशन में रहने लग गए हैं, या उनके साथ कुछ इस तरीके से वारदातें हो रही हैं, या फिर उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आपने डॉक्टर को दिखाया है कि नहीं? तो तभी उसकी मम्मी कहती है कि डॉक्टर की तो बात की है, आज नहीं तो कल डॉक्टर आने वाले हैं, तुम इस बारे में उनसे खुद बात करना। तो वो कहती है ठीक है मम्मा, क्या स्मृति को किसने मारा था, उनके कातिल के बारे में कुछ पता चला? तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला है, और पुलिस भी अपना काम कर रही है लेकिन अभी भी पता नहीं करवा पाई है। तो वो कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो नैना मॉम होती है वो चली जाती है। अब तनिषा यहाँ पे बैठी रहती है अपने रूम में, और वो स्मृति को बहुत दिल से याद कर रही रहती है, और कहती है कि स्मृति के भी गुनहगार के बारे में पता नहीं चला। तभी उसको याद आता है कि स्मृति को बुलाना चाहिए, तभी वो स्मृति को बुलाती है। थोड़े टाइम के बाद फिर से ठंडी हवाएं चलती हैं और स्मृति वहाँ पर आती है। तभी स्मृति के आने पर वो बोलती है कि तुम आ गई हो, मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझसे मिलोगी ही नहीं। तो वो कहती है कि बिल्कुल मिलूंगी मैं। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, और मैंने तो कहा ही था कि जब तुम यहाँ पर वापस आओगी मुझे ज़रूरी रहेगा। तुमने मेरी अस्थियों को कहाँ उठा के रखा है, तो ताकि मैं तुम मेरी उस अस्थियों को पानी में डाल सको। तभी ये सुनने के बाद तनिषा कहती क्या तुम्हें अपने गुनहगार के बारे में पता चल चुका है? तभी स्मृति कहती है कि हाँ, मुझे मेरे गुनहगार के बारे में पता चल चुका है। तो कहती तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तो वो कहती है सही वक्त आने पे मैं तुम्हें अपने गुनहगार के बारे में भी बता दूंगी। पहले अभी मैं आधे गुनहगार तक पहुंची हूँ, मुझे भी पूरे गुनहगार से अभी तक मैंने बदला लिया ही नहीं है। जिस दिन मैं उससे बदला ले लूँगी, अपनी मौत का बदला ले लूँगी, उस बदला लेने के बाद तुम मेरी अस्थियों को पानी में बहा देना, जिसकी वजह से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो मेरी अस्थियाँ कहाँ रखी हैं? तनिषा कहती है मैंने अस्थियों को इधर उठा के रखा रहता है। तभी वो वहाँ से जाती है, और वो तनिषा जाते से ही उस पन्नी को ढूंढने लग जाती है जिस पन्नी में उसने बहुत सारे वो एक बैग रहता है पॉलीथीन में, उसने बांध के रखा रहता है, और वो पन्नी में ना वो थोड़ा ऊपर ऐसे हल्के से कागज भी बांध डाल के रखती है कि लोगों को लगे कि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो हस्तियाँ हैं। और वो वहाँ पर ढूंढने लगता है। अब स्मृति और तनिषा दोनों मिलके वो हस्तियों को पूरे तरीके से ढूंढ रहे रहते हैं, बट अभी तक वो हस्तियाँ मिलती नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ पर स्मृति बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है कि उसको उसको मुक्ति कैसे मिलेगी फिर। और यहाँ पर भी तनिषा हैरान हो जाती है। तनिषा बोलती है स्मृति मैंने यहीं पे संभाल के रखी थी। स्मृति कहती है ज़रा पूछो किसी से। तभी वो वहाँ से भागते हुए नैना मॉम के पास जाती है, और नैना मॉम से पूछती है कि मम्मा मैंने एक पॉलीथीन रखी थी यहाँ पर, वो पॉलीथीन के अंदर मेरे कुछ कागज़ वगैरह थे। तो वो कहते कि हाँ, उसे तो हमने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, और कचरा वाली ने आकर उठा के फेंक दिया। और ये बात सुनकर स्मृति और तनिषा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।